हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्लासेस लगती हैं उनको कराया जाता है। ठीक है, आज ही कल एक क्लास हुई थी काफ़ी अच्छी NESTS के बारे में, जिसमें कमेटीज़ उनके गठन के बारे में बात की गई थी। कब उनकी साल भर में मीटिंग्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, उसको देखिएगा ज़रूर। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम प्रैक्टिस 2 करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक सेट में आप सभी को पता है कि हम 20 क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में छात्रों के लिए कई छात्रावासों की देखरेख और प्रबंधन के लिए कौन सा सरकारी निकाय का संगठन जिम्मेदार है। पर्यटन मंत्रालय, तो पर्यटन मंत्रालय का स्कूल और उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। भारतीय होटल और रेस्तरां एसोसिएशन, तो इसमें का भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा। जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से एक पर्टिकुलर करेक्ट आंसर चूज़ करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए A, B और जो D हैं उनका पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, क्वेश्चन 2 देखते हैं कि दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रावास में बच्चों की देखरेख के लिए अनुशंसित कर्मचारी से छात्र का क्या अनुपात होना चाहिए। तो एक कर्मचारी होना चाहिए 15 बच्चों पर। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में छात्रावास की अवधारणा का पता किस ऐतिहासिक युग से लगाया जा सकता है। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए जो हॉस्टल से रिलेटेड हैं। तो जो छात्रावास है, गुरुकुल है, ये कौन से पीरियड में आए थे, कौन से काल में थे। मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक, सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक काल। तो आप सभी को पता है कि वैदिक काल में गुरु के साथ में रहकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुकुल में। तो जो छात्रावास की अवधारणा है वो वैदिक काल से आई है। राइट ऑप्शन इसका D है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कौन सा संगठन 1949 में स्थापित किया गया था और ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी छात्रावास श्रृंखलाओं में से एक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए। इसका राइट ऑप्शन है भारतीय युवा छात्रावास संघ। क्वेश्चन 5 देखते हैं, आप किस शहर में प्रसिद्ध गांधी पीस फाउंडेशन हॉस्टल पा सकते हैं जो कि सामाजिक गतिविधियों और शोधकर्ताओं को आवास प्रदान करता है। तो जो और हॉस्टल्स हैं उनके बारे में भी 1-2 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो गांधी पीस फाउंडेशन हॉस्टल है, ये दिल्ली में पाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है जो मुख्य रूप से छात्रों को सेवा प्रदान करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एकलव्य शिक्षक भर्ती भी जो है वो आदिवासी बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए है। क्वेश्चन बन सकता है कि और इस तरह के कौन से हॉस्टल्स हैं जो आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय भी आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को संचालित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, मुंबई में युवा शक्ति मॉडल हॉस्टल आवास प्रदान करता है, किसको करता है। वरिष्ठ नागरिकों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी सड़क पर रहने वाले बच्चे, विदेशी पर्यटक, सरकारी अधिकारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो B है, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए युवा शक्ति मॉडल हॉस्टल मुंबई में आवास प्रदान करता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं कि नियमितता दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों में रहने के लिए बच्चों की अधिकतम आयु सीमा क्या है। कि जो छात्रावास बनाए गए हैं उनमें अधिकतम आयु, किस अधिकतम आयु के बच्चों को रखा जाता है। तो ये है 18 वर्ष। ठीक है, कि 18 वर्ष से अधिक के बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रावास क्षेत्र में प्रति बच्चे के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता क्या है। तो हॉस्टल मैनुअल में आपको बताया गया था कि जो बिल्डिंग है उसकी भी मेज़रमेंट होता है कि हाँ इतनी बिल्डिंग इस हिसाब से बनी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने वॉशरूम होने चाहिए पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो रूम भी 7 वर्ग मीटर। ठीक है, रूम का जो न्यूनतम स्थान है एक बच्चे के प्रति वो 7 वर्ग मीटर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, भारत में बच्चों की देखभाल करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों के लिए नियामक दिशा निर्देश तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी निकाय। तो कौन सा ऐसा निकाय है जो बच्चों की देखभाल और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की देखभाल, उनकी सुरक्षा शैक्षणिक संस्थानों के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों की देखभाल और उनके लिए दिशा निर्देश तैयार करता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं कि निवासियों के बीच विवादों से निपटने के लिए छात्रावास वार्डन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कौशल है। तो अगर विवाद हो जाता है तो किस तरह से निपटा जाए, कौन सा कौशल होना चाहिए। तो झगड़ों को नज़रअंदाज करके विद्यार्थियों को उन्हें स्वयं सुलझाने दें। अगर आप झगड़ों को नज़रअंदाज कर देंगे तो बच्चे और झगड़े करेंगे। ठीक है, विवादों को जल्द सुलझाने के लिए बातचीत करने वाले पक्ष, तो ये नहीं करना है कि हाँ हमें जल्द सुलझाना है तो कोई भी फैसला दे दें। छात्रों के बीच मध्यस्थता करते समय कूटनीति और तटस्थ रहना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जब भी झगड़े हों तो दोनों पक्षों की बात सुने बिना आपको फैसला नहीं देना है। ठीक है, दोनों ही पक्षों को अच्छे से सुने, तब तक आपको तटस्थ रहना है। ये नहीं किसी एक पक्ष में आपने जो फैसला है वो सुना दिया। तो संघर्ष के संदर्भ पर विचार किए बिना सजा लागू करना। तो ऑप्शन डी भी नहीं है, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक छात्रावास वार्डन मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक माहौल में योगदान दे सकता है। परिवार और दोस्तों के लिए सख्त मुलाकात नियम लागू करना। तो कोई भी, जैसे हमने बताया था कल भी, कि जो नेगेटिव वर्ड हैं, हतोत्साहित हो गया, सख्त हो गया, डांटना, मारना, इस तरह के जितने भी वर्ड हों तो उन ऑप्शंस को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता को प्रोत्साहित करना, समूह गतिविधियों का आयोजन करना और निवासियों के बीच टीम वर्क को बढ़ाना, खाली समय के दौरान छात्रों को उनके कमरों में अलग थलग करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। सहयोगात्मक माहौल तभी उत्पन्न होगा जब आप समूह गतिविधियां कराएंगे। ठीक है, उनमें टीम वर्क बढ़ेगा, वो एक दूसरे से शेयरिंग करना सीखेंगे, एक दूसरे को किस तरह से साथ लेकर चलना है, ठीक है, वो चीज़ सीखेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। एक छात्रावास वार्डन नियमों और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को लागू करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे सुनिश्चित कर सकता है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर कुछ छात्रों को अभिमान्य उपचार प्रदान करना, छात्रावास के अन्य कर्मचारियों या प्रबंधन से परामर्श किए बिना निर्णय लेना, स्पष्ट और संचारित नियमों को बनाए रखना और उन्हें लगातार लागू करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारणों को छात्रों से गोपनीय रखना। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जो स्पष्ट नियम बनाए हैं उन्हीं को लागू करना है, और अगर उनमें बदलाव करने हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव वे में हो। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। छात्रावास में रखरखाव के मुद्दों को संभालने में वार्डन की क्या भूमिका होती है। सभी रखरखाव समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से ठीक करना, प्रबंधन के मुद्दों की रिपोर्ट करना और आगे की कोई कार्यवाही नहीं करना, रखरखाव कर्मचारियों के साथ समन्वय करना और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कि जितने भी आपके स्टाफ मेंबर हों उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होगा। ठीक है, जिससे जब भी आपको ज़रूरत हो, जब हॉस्टल को ज़रूरत हो, तब स्टाफ अवेलेबल हो। ओके, और जितनी भी मरम्मत हो रही है उसको भी आप समय समय पर देखते रहें। तो इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है हर पक्ष में। अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रखरखाव के छोटे मोटे मुद्दों को नज़रअंदाज, तो जैसे नज़रअंदाज जैसे वर्ड्स जो हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है पॉजिटिव क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 15 देखते हैं कि एक छात्रावास के कार्यक्रम के दौरान वार्डन और छात्रों के बीच असहमति उत्पन्न हो जाती है। वार्डन को स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। अधिकार जताने के लिए छात्रों को तुरंत दंडित करें, किसी बात को साबित करने के लिए सार्वजनिक बहस में शामिल हों, छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके साथ अकेले में मामले पर शांति से चर्चा करें, स्थिति पर ध्यान न दें और किसी भी टकराव से बचें। तो अगर वार्डन और छात्रों के बीच में असहमति उत्पन्न होती है तो क्या करेंगे, छात्रों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे, उनसे अकेले में बातचीत करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी बात को नहीं मान रहे हो, क्या समस्या आ रही है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के व्यक्तिगत सामान को कैसे संभालना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्रतिबंधित
वस्तु मौजूद नहीं है, छात्रों के कमरों की बेतरतीब ढंग से तलाशी लें। बेतरतीब ढंग से अगर आप तलाशी लेंगे तो उनका सामान जो है वो बिखर जाएगा और ये तरीका भी गलत है। ओके, तो ये तो नहीं करना है। छात्रों की गोपनीयता का सम्मान करें और सुरक्षा संबंधी चिंताएं होने पर ही हस्तक्षेप करें। ठीक है, छात्रों के व्यक्तिगत संबंध के बारे में अन्य निवासियों के साथ जानकारी साझा करें। व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सामान्य क्षेत्र में रखें। तो अगर आप सामान्य क्षेत्र में रख देंगे तो सामान चोरी होने की भी आशंका होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि छात्रों की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए और जब सुरक्षा संबंधी चिंताएं हों तभी उनके सामान की तलाशी लेनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? संदेह पर ध्यान न दें और मान लें कि यह एक व्यक्तिगत मामला है। अगर स्कूल हॉस्टल में ही मादक द्रव्यों का जो सेवन है वो होने लगेगा और ये व्यक्तिगत मामला समझ लेंगे तो फिर ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अन्य छात्रों को संदिग्ध व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। विवेकपूर्ण जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उचित अधिकारियों को भी शामिल करें। बिना किसी सबूत के तुरंत छात्रों का सामना करें और उन पर आरोप लगाएं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो ऑप्शन सी है कि ऐसी स्थिति में आपको विवेकपूर्ण तरीके से जो जांच करनी चाहिए और अगर ज़रूरी है तो अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी इस मामले में सम्मिलित करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के लिए स्वस्थ अध्ययन वातावरण को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? अध्ययन के घंटों के दौरान तेज संगीत और व्यवधान की अनुमति दे देना। अगर पढ़ाई के दौरान आप म्यूज़िक बजाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। छात्रों को बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कमरे में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक शांत अध्ययन क्षेत्र नामित करना और अध्ययन समय के नियम को लागू करना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। छात्रों को शैक्षणिक प्रतियोगिता और प्रतियोगिताओं में भाग लेने से हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित भी नेगेटिव वर्ड हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कि एक शांत क्षेत्र बनाइए कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, और अध्ययन के समय को भी लागू करें। ये नहीं कि कोई बच्चा 2 बजे पढ़ रहा है, कोई 4 बजे पढ़ रहा है, कोई 6 बजे पढ़ रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम होना चाहिए कि इस बीच में आपके हॉस्टल के सारे ही बच्चे जो हैं वो स्टडी करें एंड फिर एक टाइम होना चाहिए कि उस समय वो खेलें। ठीक है, तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो खुद के लिए हो या बच्चों के लिए। क्वेश्चन 19। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों के समग्र कल्याण का समर्थन कैसे कर सकता है? अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतों, जंक फूड के सेवन को प्रोत्साहित करना, ज़रूरत पड़ने पर भावात्मक समर्थन और सुनने वाला प्रदान करना, निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चिंताओं की अनदेखी करना, नेगेटिव वर्ड, पाठ्येतर गतिविधियों को और शौक तक पहुंच को प्रतिबंधित करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि समग्र कल्याण करने के लिए आपको भावात्मक रूप से बच्चे के साथ जुड़ना होगा और अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना भी होगा। ठीक है, तो सुनने वाला प्रदान करना से मतलब यही है कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनिए। अगर वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है तो कोई एक ऐसा टीचर जिसके साथ वो अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकता है, आपको वो प्रोवाइड कराना होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। छात्रावास निवासियों की शिकायतों से निपटने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? तो सभी शिकायतों को तुच्छ और महत्वहीन मानकर खारिज कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बच्चा आपके पास अगली प्रॉब्लम्स लेकर ही नहीं आएगा। विद्यार्थियों को अपनी शिकायतें स्वयं निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे इतने बड़े कभी नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद निपटा लें। शिकायतों को ध्यान से सुनें और उनका उचित समाधान करें। शिकायतों को नज़रअंदाज पहले ही आप इसको इतना ही पढ़कर छोड़ दीजिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो हमने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो छात्रावास निवासियों की शिकायतों से निपटने के लिए शिकायतों को ध्यान से सुनेंगे और उसका जो भी उचित समाधान निकलता है वो समाधान करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आप खुद भी करने की कोशिश किया करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। फिर उसके जो नंबर्स हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने अपने आप कर लिए वो स्कोर भी मेंशन किया करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई भी डाउट या सजेशन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।